तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। सिलसिला शुरू होता है 1951 से कि जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में 9th लिस्ट या 9वीं अनुसूची जोड़ दी। और 9वीं अनुसूची जोड़ने के बाद सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली संसद ने सिद्ध कर दिया कि हम सबसे ऊपर हैं। कोर्ट में हमारे किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया सकता। एक उन्होंने रास्ता निकाल लिया। वो रास्ता कौन सा था? 9वीं अनुसूची। संविधान में पहला संशोधन किया गया सन 1951 में ही, और 8 अनुसूची पहले थी, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 9वीं लिस्ट जोड़ दी और कहा गया कि भाई अगर कोई भी कानून संसद बनाती है, चाहे वो राज्य का कानून हो या केंद्र का कानून है, किसी प्रकार का कानून है, अगर संसद ये घोषित कर देती है कि ये कानून भारतीय संविधान की नई जुड़ी हुई 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है या ये कानून 9वीं अनुसूची से संबंधित है, तो किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया सकता। ठीक है साहब, नहीं किया सकता। ये 9वीं अनुसूची अभी भी है, लेकिन इसकी जो आत्मा थी ना कि इसमें जो शामिल कोई भी कानून है उसको चैलेंज नहीं किया सकता, कोर्ट ने कह दिया अब ना ये गलत है भाई। तो जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध है। 9वीं अनुसूची को निरस्त नहीं किया गया, लेकिन जो लाइन थी ना कि इसमें जुड़ा हुआ कोई भी कानून है उसे आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ना। अब यहाँ तक आते आते हमने लगभग 80 साल का सफ़र तय किया है, 80 ईयर्स का हमने सफ़र तय किया है। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, गोपालन केस आया, ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन को नज़रबंद कर लिया गया। 1950 का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, निवारक निरोध अधिनियम, जिसके तहत बिना कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। ए.के. गोपालन को उसमें डिटेन कर लिया गया। ए.के. गोपालन के वकील जो है कोर्ट में गए कि साहब ये जो कानून है 1950 का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसमें बिना वजह नहीं, बिना कारण बताए गिरफ्तारी करने का प्रावधान है, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा नहीं साहब, ये कानून जो है वो सही है। संसद को कोर्ट ने कहा, ए.के. गोपालन को, उसमें एक तरह से कोर्ट ने कहा कि संसद को किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है साहब, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। फिर पहला संशोधन आया, 9वीं अनुसूची जुड़ी, उसको शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ भाई संसद संविधान में किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। फिर 1964 का सज्जन सिंह केस आया, उसमें भी यही बात थी। लेकिन 1967 में जब गोलकनाथ केस आया तो उसने हालात बदल दिए। उसने कहा ना, मूल अधिकार सर्वोच्च है, भारत में सबसे ऊपर जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार सर्वोच्च है, स्थिर है और अक्षुण्ण है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। आप कुछ नया अधिकार जोड़ तो सकते हैं, लेकिन आप घटा नहीं सकते। इस तरह से गोलकनाथ केस के बाद स्थिति ये हुई कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति थी वो सीमित हो गई। अब उसको बैलेंस करने के लिए या संसद की किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए अब संविधान में 24वां संशोधन आ गया, 24th अमेंडमेंट, 24वां संशोधन आ गया 1971 में। उसमें कहा गया कि नहीं साहब, लबो लुबा उसका जो सार समरी थी उसका ये था कि संसद संविधान के किसी भाग में, यहाँ तक के मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो इससे पहले की जितनी भी कहानियाँ मैंने बताई हैं, जो पिछला पार्ट था हमारा, उसमें हमने बेहतरीन तरीके से इसको बता दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं, और इसका जो टाइटल है विधायिका और न्यायपालिका में सर्वोच्चता की जंग, प्लेलिस्ट में है, आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम शुरू करेंगे यहाँ पर अब गोलकनाथ केस से। गोलकनाथ, हेनरी और विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे, ये अब नहीं है, 2 भाई थे, ये पंजाब के जमींदार फैमिली से थे ये। इनके पास करीब 500-600 एकड़ ज़मीन थी। अब जब जमींदारी उन्मूलन कानून आए तो 1953 में पंजाब सरकार ने भी अपना जमींदारी उन्मूलन या जमींदारी का सफाया करने वाला कानून बनाया। इससे हुआ कि बहुत से लोग इस कानून की जद में आए, बहुत से ज़मींदारों की ज़मीनें जो थी वो चली गईं और उन लोगों को दी गई जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो हेनरी विलियम गोलकनाथ की ज़मीनें भी गईं, करीब 500-600 एकड़ ज़मीन इनके पास थी। लेकिन उस एक्ट के बाद इनके पास ज़मीन जो रह गई मात्र 30 एकड़ रह गई। उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि साहब ये जो पंजाब सरकार का जो कानून है, पंजाब सरकार का ये जो कानून है जिसकी वजह से हमारी संपत्ति छीन ली गई है, ये हमारे संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। इस आधार पर हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि साहब एक संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है और मूल अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब इस केस में जो फैसला आया
उस फैसले को हम कहते हैं गोलकनाथ केस। मैंने यहाँ लिख भी रखा है गोलकनाथ केस। यह है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, 1967 का ये फैसला है। मैंने लिखा है चकबंदी ईटीसी के द्वारा इनके लगभग 500 एकड़ भूमि खत्म और इनके पास शेष बची कितनी, लगभग 30 एकड़ ज़मीन। अब इस केस में एक्चुअली जो 17वां संशोधन था, संसद ने संविधान में 17वां संशोधन किया था और इसमें पंजाब सरकार का जो कानून था उसके अलावा अन्य राज्यों के भी कुछ कानून थे, उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और ये कानून जो थे, जैसा आप लोग समझते हो ना, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, इनसे संबंधित कानून थे। कहने का मतलब लबोलुआ ये है कि जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें अगर सरकार ले रही है, वो ले करके राष्ट्र को समर्पित कर रही है या गरीबों को बांट रही है, भूमिहीनों को बांट रही है, तो कर सकती है सरकार। ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो एक्चुअली इसमें संविधान का जो 17वां संशोधन था उसको चैलेंज किया गया। मैंने लिखा भी है जिसके तहत कुछ राज्यों के भूमि कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। 9वीं अनुसूची क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट में, ठीक है, इसमें भी बताया मैंने आपको। अब ये जो फैसला था, कभी कभी ऐसा भी आता है ना, जैसे केशवानंद भारती केस है वो 13 जजों की बेंच का फैसला था, गोलकनाथ केस जो है वो 11 जजों की बेंच का फैसला था, AK गोपालन केस जो मूल अधिकारों पर सबसे पहला केस था वो 6 जजों की बेंच का फैसला था। तो अब ये 11 जजों की बेंच का फैसला था और सभी जज इसमें एक राय नहीं थे। ये जो फैसला आया 6-5 के बहुमत से आया, यानी कि जो बहुमत था उसकी राय ये थी, क्या थी कि उसका लबोलुआव ये है, सारांश उसका ये है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। आपको पता है कि आर्टिकल 12 हमारा मूल अधिकारों का भाग 3 कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से शुरू होता है। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा की गई। फिर आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि इस भाग में, या भाग 3 में, आप मूल अधिकार भी कह सकते हैं उसको, इस भाग में जो भी राइट्स दिए गए हैं उनको ना तो कम किए जाएंगे, और ना ही छीने जाएंगे, है ना, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, और एक आर्टिकल 368 है। 368 क्या बताता है, आर्टिकल 368 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसेस, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बताता है आर्टिकल 368, है ना। अब इस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, गोलकनाथ केस में जो डिसीजन आया उसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है भाग 3 और आर्टिकल 13(2) के अधीन है। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, और आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है, मूल अधिकारों में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। अच्छा, इससे पहले जो था ना, इस केस से पहले आर्टिकल 368 का मतलब ये था कि आर्टिकल 368 जो है वो संसद को अधिकार दे रहा है किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने का। आर्टिकल 368 को लेकर के जो धारणा थी वो ये थी कि आप जो हैं, यानी आप माने संसद संविधान में किसी भी तरह का अमेंडमेंट या संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब गोलकनाथ केस ने जो है इसको क्लियर किया, कोर्ट ने इस फैसले में क्लियर किया कि देखिए आर्टिकल 368 जो है वो संविधान में बदलाव की प्रोसेस को बताता है। प्रोसेस क्या है, किस तरह से संविधान में बदलाव किया जाएगा, समझ रहे ना, वो केवल प्रोसेस को बताता है, ना कि संसद को अधिकार देता है। 368 जैसे आर्टिकल 19 है ना, हमें बोलने का अधिकार देता है, तो उसने कहा भाई आर्टिकल 368, ध्यान से सुनना, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं देता, संशोधन किस तरह से किया जाएगा इस प्रोसेस को बताता है। और आर्टिकल 368 जो है वो भाग 3 और आर्टिकल 13(2) के अधीन है। इसका मतलब ये है कि 368 नीचे और वो ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार सर्वोच्च है, मूल अधिकार स्थिर हैं, अक्षुण हैं, इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया सकता। तो संसद की जो संशोधन करने की पावर थी उस पर अब सीमाएं लगी। उसने ये नहीं कहा कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, कर सकती है। उसने ये कहा कि आर्टिकल 368 केवल प्रोसेस बताता है और संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ कर सके। लो जी, हो गया। अब इसने कहा मूल अधिकार सर्वोच्च और अक्षुण हो गए, ये सबसे ऊपर हो गए। अब इसकी काट के लिए हमने टाइटल बनाया ना, विधायिका और न्यायपालिका में सर्वोच्चता की जंग, तो इसकी काट के लिए अब जो है सरकार पार्लियामेंट के थ्रू एक नया संशोधन लेकर आ गई, जिसको कहा गया संविधान का 24वां अमेंडमेंट 1971 में हुआ, संविधान का 24वां संशोधन। इसमें ये कहा गया नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 13(4). देखो बेटा, इससे कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं कि 24वें संशोधन से कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा। आपको ये तो पता है कि 24वें संशोधन से ये हो गया कि संसद को फिर से अधिकार मिल गया किसी भी तरह का संशोधन करने का, लेकिन वो और अंदर जाएगा ना, पूछेगा कि भाई कौन सा संशोधन जुड़ा, तभी तो आप कहते हो या 2 नंबर से रहेगा, 3 नंबर से रहेगा, इस वजह से रह जाता है वो ना। पूरी बात समझ लेनी चाहिए, पूरी बात पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो 24वां संशोधन है 1971 का, उसमें आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया और इसमें कई बातें निकल गई। पहली बात ये थी कि आर्टिकल 13(2)
आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 368 के अधीन है। अभी देखो गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 13(2) के अधीन है। अब उसने इस मुद्दे को या उस फैसले को पलट दिया गया, उसने कहा जी आर्टिकल 13(2) 368 के अधीन है। आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है कि इस भाग में यानी कि मूल अधिकारों में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो किसी भी तरह से उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आर्टिकल 368 क्या कह रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। अब यहाँ पर 24वें संशोधन से संसद ने ये क्लियर किया कि भाई 13(2) जो है आर्टिकल 368 के अधीन है। यह कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13(2) में जो बात की गई है ना कि मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं की सकती, अगर आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल 13(2) नहीं चलेगा, 13(2) मान्य नहीं होगा। या कह सकते हैं कि अगर आप 368 का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 13(2) आपकी रास्ता में कोई बैरियर खड़ा नहीं करेगा। या ये कह सकते हैं कि 24वें संशोधन से ये क्या गया कि आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके संसद संविधान में किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है ना, मूल अधिकारों में भी। अब 24वें संशोधन से फिर से संसद जो है वो सबसे ऊपर हो गई मूल अधिकारों के मामले में, कि संसद किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। ओके, ठीक हो गया है ना। फिर से इसको बता दूं, गोलकनाथ ने क्या संशोधन नहीं कर सकती, और सिंपल सी बात है 24वां संशोधन क्या आया, संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ कह रहा है कि 368 अधीन है 13(2) के। अब 24वां संशोधन क्या कह रहा है कि 13(2) के अधीन है। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाँ नहीं से बोला। अब बोला साहब 13(2) अधीन है 368 के। क्लियर, जरा ध्यान से सुन लेना इन चीज़ों को, और अगर समझ में नहीं हो तो दोबारा बैक करके इनको देख लेना है। ओके, अब इसमें एक बात और की गई कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को 30 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा, और राष्ट्रपति इस पर अनुमति रोक नहीं सकते। आप लोग जानते हो ना कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसकी खासियत क्या है, उसका कहते हैं ना संविधान संशोधन विधेयक भी किस विधेयक के अंतर्गत आता है, विशेष विधेयक के अंतर्गत आता है। उसमें विशेष क्या है, उसमें विशेष ये नहीं कि साहब ये लोकसभा शुरू होगा ना, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लेकिन इसको पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और अगर दोनों हाउस में मतभेद हो तो बैठक, जो ज्वाइंट बैठक हम कहते हैं ना, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट बैठक, वो नहीं होगा। और दूसरा क्या है, पहले ये नहीं था कि राष्ट्रपति से परमिशन नहीं रोक सकते। अभी तक क्या है ना, अभी तक देखो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी कि आमतौर पर राष्ट्रपति पर्दे के पीछे रहे। केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक, बहुत से राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकार रही थी, और जो उस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जनता को उनमें आस्था थी, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो अब बहुत सी चीज़ें थी जिनको क्लियर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना। तो अब यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी कि संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोक सकते। कहने का मतलब क्या है, उस पर सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकते। और दूसरी क्या कि 30 दिन के भीतर उन्हें निर्णय लेना होगा। राष्ट्रपति 30 दिन के भीतर संविधान संशोधन विधेयक पर अपना फैसला ले, और दूसरी बात वो सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकते। तो इसका लघु क्या हुआ कि 30 दिन के भीतर सिग्नेचर करें तो करें, नहीं तो वो अपने आप ही लागू हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से आया ये, 24वें संविधान संशोधन से ये चीज़ आई, ठीक है। फिर आर्टिकल 368 में किए गए प्रोसेस को फॉलो करके संविधान में किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है ना। संविधान में संशोधन हो सकता है, नहीं हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार का, यहाँ तक के मूल अधिकारों में भी, ठीक है। अब केशवानंद भारती केस आ गया। केशवानंद जो थे केरल में किसी मठ के पुजारी थे, इनका भी कोई भूमि का ज़मीन का मामला था, मठ की ज़मीन का मामला था, है ना। मठ की ज़मीन जो थी वो ले ली गई थी बहुत सारी। अब ये भी अब ये भी कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब जब केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इस केस को कहा गया केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य, केरल स्टेट केस, ठीक है। आज भाई उत्तराखंड सरकार का कोई फैसला आया, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं केस मैं कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो केस क्या होगा, गुलफाम अली राजी बनाम उत्तराखंड स्टेट, ठीक है ना, यही तो होगा। तो ठीक है साहब, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट केस 1973 का है, ये 1973 का ये मामला है। 13 जजों की बेंच थी, ये जो बेंच थी 13 जजों की थी, और इसमें 7-6 का फैसला था, यानी कि 6 जज एक तरफ थे जिन्होंने विपरीत फैसला दिया, लेकिन जो 7 जज थे उनकी जो राय थी वही लागू हुई। बहुमत का मामला है ना ये, जब 2 जजों की बेंच होती है तो वो तो आम सहमति से फैसला करती है, और जहाँ से 3, 5, 7, 4, 5, 6 इस तरह से बेंच जब बनी तो वहाँ पर जो बहुमत का फैसला होता है वो माना जाता है। तो केशवानंद भारती
बनाम केरल स्टेट केस में एक्चुअली इसी 24वें संशोधन को चैलेंज किया गया। 24वां संविधान संशोधन जो है उसको चैलेंज किया गया, या फिर से इसी चीज़ को चैलेंज किया गया कि भाई संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर से कोर्ट है, अभी जो संसद ने अपने आप ही पावर ले ली थी कि हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, तो अब इसको फिर चैलेंज किया गया कि साहब संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो 24वें संशोधन को इसने मान्यता दे दी। केशवानंद भारती जो केस था उसने कहा भाई 24वां जो संशोधन है संविधान का, 24वां जो संशोधन है जिसमें कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 13(4) है ना, उसने कहा 24वां संशोधन तो मान्य है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को 30 दिन के भीतर परमिशन देनी होगी, अनुमति नहीं रोक सकते। तो उसने 24वां संविधान में संसद ने जो 24वां संशोधन किया था 1971 में, उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया, पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया, लेकिन उसमें जो लाइन थी ना, कौन सी लाइन, 13(4) वाली, 13(4) वाली जो लाइन थी, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है, अच्छा तो मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है, ठीक है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद है, सेकंड रो लास्ट, यहाँ कहाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, नीचे, बीच में, ऊपर, एक अच्छा बीच वाला बॉक्स कहाँ पर, नीचे, ये नहीं, ये तो ये था, अच्छा चलिए खैर। तो केशवानंद भारती केस में था कि इसमें आया फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो पोर्शन था। अभी देखो 13(4) क्या कह रहा है, 13(4) ये कह रहा है कि 13(4) क्या कह रहा है कि भाई जो आर्टिकल 13(2) है वो 368 के अधीन है, ठीक है ना, या 368 का प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी तरह का संशोधन कर सकते हैं। तो उसने जो 13(4) वाला जो लाइन था ना, ये 24वें संशोधन से ये जो 13(4) पार्ट जुड़ा था, इसको खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं साहब, आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसकी जो न्यायिक समीक्षा है उसके अधिकार को आप खारिज नहीं कर सकते। उसने कहा केशवानंद भारती केस में बीच का रास्ता निकाला गया, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब यही बात है कि मूल ढांचा है क्या। हालांकि केशवानंद भारती केस में उसने कहा कि हाँ भाई मूल ढांचा ये है, जैसे भारत एक संघ है, भारत पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो ये हमारे संविधान की बुनियाद है, जान है ना, हमारे संविधान की बुनियाद है या जान है। भारत लोकतंत्र है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत राज्यों का संघ है ना, यहाँ पर जो है कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। तो ये हमारे संविधान की कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर बाकी का हमारा पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है। इसी को कहते हैं मूल ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। बाद में समय समय पर कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ों को फंडामेंटल स्ट्रक्चर के भीतर माना है। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो शब्द है वो केशवानंद भारती केस में आया। उसने कहा आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, हम नहीं रोक रहे, आप न केवल मूल अधिकारों बल्कि संविधान के किसी भी हिस्से, किसी भी भाग में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, हम आपको नहीं रोक रहे, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर किसी भी संशोधन से, आपके किसी भी फैसले से, किसी भी कानून से कोर्ट को ये लगता है कि आपने संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव किया है या करने की कोशिश की है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं, और हमें लगे कि आपने संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की है तो हम उसको निरस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है ना, एक बीच का रास्ता आया। बीच का रास्ता क्या आया कि संसद की जो शक्ति थी संविधान में संशोधन की, उसको नहीं छेड़ा गया। हाँ आप कर सकते हो, मूल अधिकारों में भी कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने अब अपने आप को एक तरह से अंपायर या रेफरी बना लिया, या एक डिसाइडर बना लिया कि आपका कौन सा संशोधन है, आपका कौन सा कानून, कौन सा विधेयक, ये संविधान में किस तरह का जो आपने संशोधन किया है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसमें मूल ढांचे से आपने कोई बदलाव करने की कोशिश की है या नहीं की है। अगर आपने संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव कर दिया है तो हम उसको रद्द करने का आदेश दे सकते हैं। कहते हैं कि यही जो फैसला था केशवानंद भारती केस का, यही अब जो इस समय है ना न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, क्या है था उस समय न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, कि सरकार या संसद के किसी भी फैसले या कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और कोर्ट ये देख सकती है कि ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, संविधान, विधि, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, इसका उल्लंघन तो नहीं है। उसको लगे कि हाँ भी उसमें छेड़छाड़ की जा रही है तो उसको कैंसिल कर सकता है। समझे ना। तो जो रिव्यू की जो पावर है, समीक्षा की जो पावर है कोर्ट की, वो बनी हुई है, और इसका आधार या इसका बेस जो है ये वही केशवानंद भारती केस है।
ओके, अब मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई, मुझे ये सारा रटा हुआ है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इसमें कुछ छूट गया है तो बता देता हूँ। ठीक है साहब, तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यहीं से आया और यही कोर्ट को प्राप्त न्यायिक समीक्षा का बेस बना। अब इसमें एक नया आर्टिकल 31C जुड़ा। नया आर्टिकल किस में जुड़ा? 31C, इसमें थोड़ी जुड़ा होगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें नहीं जुड़ा एक्चुअली। जो 24वां संशोधन था ना, उसमें मूल अधिकारों वाले भाग में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 31C। उसमें ये कहा गया था कि अगर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार कोई फैसला लेती है या संसद कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि साहब ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने इसको रहने दिया, इसको बने रहने दिया। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 31C जो है एक तरह से पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निदेशक तत्वों को प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है किस पर? मूल अधिकारों पर, या सर्वोच्चता देता है किस पर? मूल अधिकारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इसको कैंसिल नहीं किया। हाँ भी ठीक है। तो 31C ये कहता है कि अगर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कौन कानून बनाया जाता है, कोई फैसला लिया जाता है, तो आप उसे इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है ना। अब इसमें गोलकनाथ केस का निर्णय रद्द हो गया। किसमें? केशवानंद भारती केस में। गोलकनाथ केस का निर्णय क्या था? उसमें तो सीधे सीधे डेडलाइन दे दी थी साहब, है ना, कैंची चला दी थी कि पार्लियामेंट किसी भी तरह का संशोधन मूल अधिकारों में नहीं कर सकती। उसने उस फैसले को रद्द कर दिया। उसने कर सकती है, मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बीच का रास्ता इसमें निकाला। ठीक है। अब साहब सरकार को या संसद को कहाँ हजम हो रहा है? क्योंकि हर कोई ना सुप्रीम पावर चाह रहा है कि हमसे ऊपर कोई नहीं। जैसे घर में बड़ा भाई होता है ना, या मम्मी पापा होते हैं कि हमारे बीच में कोई ना बोले, है ना। आप हमसे अधिकार ना मांगो। हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं तो ये लगे मोहल्ले को, गांव को, सबको कि हम आप पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं। ये ना लगे किसी को ये आपका अधिकार था। जैसे भाई बाल गंगाधर तिलक कहते थे ना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो, मैं इसे लेकर रहूँगा, है ना। लेकिन अब जो मम्मी पापा होते हैं वो कहाँ? वो कहते हैं ये तो हमारी दया है, हमारी कृपा है। तो इसी तरह से ये मामला चल रहा है। अब संसद कहाँ मानने वाली थी? संसद जो है संविधान में 42वां संशोधन ले आई 1976 में। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक है। उसमें क्या था? संसदीय सर्वोच्चता जो है पुनः बहाल हो गई। इसका मतलब क्या है? संसदीय सर्वोच्चता पुनः बहाल होने का मतलब क्या है? इसमें एक्चुअली क्या हुआ था? आर्टिकल 368 में एक क्लॉज जोड़ी गई, आर्टिकल 368(4) और 368(5), यानी कि एक नया अनुच्छेद जुड़ा। कौन सा? 368(4) और 368 का 5, ये नए अनुच्छेद जुड़े। ठीक है ना, ये नए अनुच्छेद जुड़े। कौन से? 368 में क्लॉज जोड़े गए, 368(4) और 368(5), ये जोड़े गए, है ना। क्या जोड़े गए? इसमें क्या कहा गया? कौन से संशोधन से? 42वें संशोधन 1976 से आर्टिकल 368 में 368(4) और 5 जोड़े गए। कहा गया कि इस प्रकार किए गए किसी भी अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके संविधान में कोई संशोधन किया जाता है, आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके संविधान में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन किया जाता है, तो इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लो जी, उसने कहा किसी भी प्रकार का, चाहे मूल ढांचा हो, सामान्य ढांचा हो, मूल अधिकार हो या अन्य अधिकार हो, किसी भी प्रकार का हम संशोधन करते हैं तो इसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे। भाई संसद को कानून बनाने का अधिकार है ना। अल्टीमेटली जो कोर्ट है हमारी, वो भी तो संसद के कानूनों से ही चल रही है ना। भाई संविधान है, संविधान से सभी ने अपनी शक्तियां पाई हैं और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। तो अब संसद ने उस अधिकार का प्रयोग किया और कहा कि आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करके हम कुछ भी कर सकते हैं और उसमें आप हमें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हाथ बंद गए, फिर से अब कोर्ट के हाथ बंद गए, नागरिकों के हाथ भी बंद गए, है ना। अब इसको फिर से एग्जामिन किया गया मिनर्वा मिल्स केस 1980, बहुत फेमस है ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 का है। उसने कहा ना साहब, उसने कहा हम ये जो अमेंडमेंट है 42वें संशोधन में कहा गया है कि भारतीय संविधान को एक बार फिर से लिखने का प्रयास किया गया, एक बार फिर से लिख दिया गया। 42वां संशोधन जो है उसमें बहुत सी बातें ऐड की गई, बहुत सी बातें ख़त्म की गई, बहुत सी नई बातें ऐड की गई। कहा जाता है, सवाल भी आया है कि किस संविधान संशोधन को कहा जाता है कि इसने भारतीय संविधान को फिर से लिखने की कोशिश की, तो 42वां संशोधन था ये। तो 42वें संशोधन की बहुत सी बातें बनी रही, लेकिन इस केस में, कौन से केस में? मिनर्वा मिल्स केस में 42वां संशोधन तो निरस्त नहीं हुआ, लेकिन ये जो आपने 368 में जो नए क्लास जोड़े हैं ना 4 और 5, ये निरस्त कर दिए।
उसने कहा ना साहब, ये जो आपने 368(4) और 305 जोड़ा है ना, 368(5) जो जोड़ा है, जिसमें कह रहे हो भाई इस प्रोसेस को फॉलो करके किया गया कोई भी संशोधन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ये साहब न्यायिक समीक्षा का उल्लंघन करता है, न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जुडिशरी रिव्यू का उल्लंघन करता है, और जो कि हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। वो केशवानंद भारती केस में पहले किया जा सकता है कि कहा गया है कि आप संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मिनर्वा मिल्स ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान का आधारभूत या मूलभूत लक्षण है, इसलिए आप जो ये लाइन जोड़ रहे हो ना कि चैलेंज नहीं किया सकता, ये नहीं रखते, चैलेंज किया सकता। यही स्थिति आज ही बनी हुई है कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन से मूल ढांचे में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, इसको जांचने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास। यानी कि अभी भी संसद ऊपर नहीं है, मूल अधिकारों के मामले में कोर्ट ही ऊपर है। अब मूल ढांचा है क्या, इसको स्पष्ट करने के लिए ना तो संसद ने कोई कानून बनाया है और ना ही कोर्ट ने कभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन दी है। अलग अलग केसेस आते हैं, उसमें कोर्ट घोषित कर देती है कि भाई ये मामला जो है हमारे संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर से है, ठीक है ना। तो अभी स्थिति जो है ये है कि संसद किसी भी भाग में, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन कोर्ट उसको जांच सकती है कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं है, ठीक है ना। तो संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर की रक्षा करने का अधिकार कोर्ट को है। किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स में, ठीक है ना, कोर्ट को है, और कोर्ट इस आधार पर किसी भी अमेंडमेंट की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ठीक है ना। आगे चलिए अब थोड़ा सा इसको मैंने समराइज किया है, ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये वाला पोर्शन। जैसे मूल अधिकारों के आधार पर पहली बार कौन सा केस था? A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट केस 1950 का। कौन से मूल अधिकार? आर्टिकल 21 को लेकर के, है ना, कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। फिर संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। पहले संशोधन को या 9वीं अनुसूची को या संपत्ति के मूल अधिकार के आधार पर सरकार को किस चुनौती किस में दी गई? शंकरी प्रसाद केस में 1951 में, ठीक है। उसके बाद सज्जन सिंह केस 1964 का, ये भी शंकरी प्रसाद जैसा केस ही था, उसी जैसा मामला था। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 का, इसमें 17वें संशोधन और 9वीं अनुसूची को फिर से चैलेंज किया गया था गोलकनाथ केस में, ठीक है साहब। इसमें क्या गया कि मूल अधिकार श्रेष्ठ और स्थिर हैं, यानी कि मूल अधिकारों में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 जो है वो केवल प्रोसेस को बताता है, ये भाग 3 में या कहीं भी अमेंडमेंट का आपको राइट नहीं देता। 368 जो है वो केवल प्रोसेस बताता है, संशोधन का अधिकार आपको नहीं देता है, ठीक है। इसने कहा संविधान संशोधन करके बनाया गया कानून भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक कानून है, यानी कि उसको हम चेक कर सकते हैं, ओके। फिर आता है आपका इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। देखो नंबर 1 मैंने लिखा है, नंबर 1 यहाँ लिखा है। तो ये जो मूल अधिकारों के आधार पर पहली बार जो केस था A.K. गोपालन केस, ये आर्टिकल 21 के बेस पर चैलेंज किया गया था। फिर नंबर 2 यहाँ लिखा है शंकरी प्रसाद, इसमें कहा गया शंकरी प्रसाद केस में संसद किसी भी पार्ट या आर्टिकल में अमेंडमेंट कर सकती है। फिर नंबर 3 मैंने लिखा है गोलकनाथ केस, इसने कहा पहली बार कहा कि साहब मूल अधिकारों में संशोधन आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया? 24वां संशोधन, अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर क्या आया? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। इस तरह से ये जो जंग थी, इसमें जो भी निर्णय हुए हैं, जो जैसे हुए, वो मैंने सारा आपको 2 पार्ट्स में बताने की कोशिश की है। दोनों पार्ट्स आप पढ़ेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।